हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 सेमिस्टर 4 कॉस्टिंग का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरहेड। ठीक है बच्चों, आपका दो चैप्टर्स एक्चुअली सेम 4 में है। एक है आपका लेबर, जैसे कि हालसे एंड रोहन, उसके ऊपर हमने काफी वीडियो कर चुके हैं, आपने देखे होंगे। बाद में हम ट्राई करेंगे और प्रैक्टिस सम्स करवाने के लिए। तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो है आपका जो सेकंड चैप्टर, जो दो चैप्टर में से लास्ट जो चैप्टर है, जो कि ओवरहेड, कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरहेड। हमने इस लेक्चर में आपके साथ कुछ थियोरेटिकल डिस्कशन भी करेंगे। यहां से जितना थियोरेटिकल पार्ट है वो करेंगे, साथ साथ में यहां से कुछ प्रॉब्लम आपको एग्जाम में आने वाले हैं। कुछ छोटा सा प्रॉब्लम आपको 3 मार्क्स में क्वेश्चन या 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके भी हम आज आपको दिखाएंगे। तो आज हम इसमें बिल्कुल आपको एकदम जो नोट्स आपको जरूरत है एग्जाम के लिए वो भी आपको बना के हम दे रहे हैं। आप वीडियो को पॉज कर करके आप जरूर इन नोट्स को आप कॉपी कर लीजिएगा, ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे। और एक काम आपका रहेगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों को भी हेल्प करना है, इसलिए वीडियो को आपको जरूर शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है। और साथ साथ में जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जरूर वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन दबा के रखें। ठीक है बच्चों, तो चले फिर स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरहेड्स। ठीक है बच्चों, चलिए आप हमारे साथ साथ पढ़ते रहिए और अपना कॉपी में नोट्स बनाते रहिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरहेड। ओवरहेड क्या, जो बंगाली स्टूडेंट्स है उसके लिए भी हमने बंगाली नोट्स भी इसके साथ साथ रखे हैं। आप लोग भी बंगाली नोट्स अपना कॉपी में उतार के रखिए और पढ़िए उसको, और एग्जाम के लिए वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो যারা বাংলা লিখবে তাদের জন্য কিন্তু আমি বাংলায় নোটও দিয়ে দিচ্ছি ইংলিশের সাথে সাথে। তোমরা বাংলার নোটগুলো কপি করে নিও এবং তৈরি হয়ে যাও। ঠিক আছে, চলো আমরা আগে যাই। नाउ डेफिनेशन ऑफ ओवरहेड। ओवरहेड क्या है एक्चुअली? ओवरहेड रेफर्स टू ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट। ओवरहेड का मतलब होता है जो ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, ऐसे कुछ खर्चा हमें करना पड़ता है प्रोडक्शन के लिए, हमें फैक्ट्री चलाने के लिए करना पड़ता है, तो उसी को हम बोलेंगे इनडायरेक्ट जो कॉस्ट है, उसी को जनरली ओवरहेड बोला जाता है। व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द स्मूथ functioning of production and business operations but cannot directly linked or traced to a specific product or job or services। ठीक है, तो कोई स्पेसिफिक जॉब और प्रोडक्ट और सर्विस के लिए ये खर्चा हुआ, ये नहीं हम कैलकुलेट कर सकते। ये इनडायरेक्टली मतलब यूज होता है, मतलब बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए, ऑपरेशन को स्मूथली चलाने के लिए, प्रोडक्शन को स्मूथली चलाने के लिए ये सब खर्चा करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो दिस कॉस्ट आर एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग प्रोडक्शन बट डू नॉट डायरेक्टली फॉर्म ए पार्ट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। सीधी सी बात है। ठीक है, फिनिश प्रोडक्ट्स का एक डायरेक्टली पार्ट नहीं है, लेकिन फिनिश प्रोडक्ट्स बनाने के लिए एक सपोर्टिंग रोल प्ले करता है ये सब सर्विस, जिसके लिए हम ये खर्चा करते हैं, सर्विस या प्रोडक्ट जो भी है। ठीक है, तो इसका कंपोनेंट क्या क्या है, क्या क्या कंपोनेंट आपका इसके अंदर आता है। जैसे ओवरहेड इंक्लूड्स 3 मेजर कंपोनेंट्स। 3 मेजर कंपोनेंट्स इसके अंदर आता है। एक है आपका इनडायरेक्ट मटेरियल, जो डायरेक्टली आपका प्रोडक्शन के साथ नहीं जुड़े हैं, हम यूज करते हैं, लेकिन बताएंगे बाद में क्या है। इनडायरेक्ट लेबर, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ नहीं जुड़े हैं, जो वर्कर, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और भी कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमको खर्चा करना पड़ता है। ये तीनों लेके आपका ओवरहेड एक्चुअली बनता है। ठीक है, क्लियर है। और आगे जाएंगे तो और आपको क्लियर होता जाएगा। चलिए, बंगाली के लिए ये नोट्स रेडी है, आप इसको स्क्रीनशॉट करके रखिए या अपना कॉपी में उतार लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, যারা বাংলা লিখবে তারা এই নোটসটা লিখে নিতে পারো ভিডিওটাকে পজ করে। চলো আমরা আগে যাই। নাও ইম্পর্টেন্স অফ ओवरहेड। ओवरहेड गुरुत्व, ओवरहेड का क्या इंपॉर्टेंस है, चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ओवरहेड। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ओवरहेड इट हेल्प्स इन एक्यूरेट कॉस्टिंग, मतलब कोई भी चीज बनाने के लिए एक्चुअली कितना खर्चा पड़ा, टोटल कितना खर्चा पड़ा, डायरेक्ट खर्चा तो लगा ही, और साथ साथ में ये जो ओवरहेड कॉस्ट, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट हमने बेयर किए इसको सपोर्ट करने के लिए, प्रोडक्शन को सपोर्टिंग करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, वो भी इसके साथ जुड़ना पड़ता है। तभी जाके एक्चुअल जो कॉस्ट है, एक्यूरेट जो कॉस्ट आपका पड़ा है वो आता है। ठीक है, तो फॉर करेक्ट प्रोडक्शन, प्रोडक्ट प्राइसिंग, टोटल कॉस्ट मस्ट बी इंक्लूड बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट कॉस्ट भी जोड़ना है, डायरेक्ट कॉस्ट के साथ इनडायरेक्ट कॉस्ट जोड़ के आपको एक्चुअली प्राइस फिक्स करना होता है। ठीक है,
तो इफ ओवरहेड इज इग्नोर्ड, अगर ओवरहेड को आप इग्नोर कर देंगे तो प्रोडक्ट कॉस्ट बिकम्स इनकम्प्लीट, क्योंकि कंप्लीट कॉस्ट आपका नहीं आएगा। इट्स मे रिजल्ट इन अंडर प्राइसिंग और ओवर प्राइसिंग, या तो ज्यादा प्राइस कर देंगे आप या तो अंडर प्राइसिंग कर देंगे, दोनों में ही आपका मुश्किल हो जाएगा। अंडर प्राइस करेंगे लॉस हो जाएगा, ओवर प्राइस करेंगे आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। तो इसलिए आपको ये चीज ध्यान में रखना है। तो ये आपको ओवरहेड को कंसीडर करना बहुत जरूरी है। बंगाली के लिए देखिए यहां पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है हेल्प्स इन कॉस्ट कंट्रोल। हेल्प्स इन कॉस्ट कंट्रोल, ओवरहेड एनालिसिस हेल्प्स मैनेजमेंट आइडेंटिफाई, क्या आइडेंटिफाई के लिए हेल्प करता है? वेस्टफुल एक्सपेंसेस, अगर कोई एक्सपेंस आपको ऐसे ही खर्चा हो रहा है वो आपको समझ में आएगी, जो वेस्ट हो रहा है एक्चुअली काम नहीं हो रहा है उसमें। एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्स का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं तो वो भी पता चल जाएगा आपको। और इनएफिशिएंसी इन डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन जो है कोई अगर वो इनएफिशिएंट है वो भी आपके सामने वो ओपन हो जाएगा अगर आप ओवरहेड को अगर आप क्या करेंगे एनालिसिस करेंगे तो इसमें क्या होगा, आप कॉस्ट को अपना काबू में रख पाएंगे। ठीक है, कॉस्ट को आप कंट्रोल कर पाएंगे। चलिए, सो बाई कंपेयरिंग एक्चुअल ओवरहेड विथ स्टैंडर्ड, आपने तो एक स्टैंडर्ड ओवरहेड बना के रखा है कि बजट के हिसाब से इतना खर्चा होना चाहिए और एक्चुअली कितना हुआ है ये कंपेयर करके आप देख सकते हैं कि ज्यादा हुआ या कम हुआ। अगर ज्यादा हुआ तो फिर उसके करेक्टिव मेजर आप ले सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बंगाली में नीचे दिया हुआ है। नेक्स्ट है हेल्प्स इन मेजरिंग डिपार्टमेंटल एफिशिएंसी, है ना। डिपार्टमेंटल एफिशिएंसी मेजर करने के लिए भी आपको ये ओवरहेड एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डिपार्टमेंट्स विथ लोअर ओवरहेड्स एंड बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आर कंसीडर्ड एफिशिएंट। जो डिपार्टमेंट कम ओवरहेड खर्चा करेगा और ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, यूटिलाइज मतलब रिसोर्स को मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाएगा, वही तो होगा एक्चुअली आपका एफिशिएंट डिपार्टमेंट, एफिशिएंट मतलब एफिशिएंट सेक्शन। सो ओवरहेड हाइलाइट्स क्या करते हैं, ओवरहेड हाइलाइट्स व्हिच डिपार्टमेंट इज यूजिंग रिसोर्सेज इकोनॉमिकली। इसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कौन सा डिपार्टमेंट अच्छे से काम कर रहे हैं, रिसोर्स को मैक्सिमम यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया। और क्या होता है, और देखिए हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है कैसे, मैनेजमेंट यूजेज ओवरहेड डेटा फॉर डिसाइडिंग, क्या डिसाइड करने के लिए, व्हाट प्राइस टू चार्ज, क्या प्राइस चार्ज करना है, वेयर टू रिड्यूस अननेसेसरी कॉस्ट, कहां पे कॉस्ट ज्यादा पड़ रहा है उसको कट करे, कहां करना है वो समझ में आएगा उनको, वेदर टू प्रोड्यूस इंटरनली और आउटसोर्स, वो हम खुद बना के जो खर्चा पड़ेगा या बाहर से लेने से उससे कम पड़ रहा है, ये कंपेयर करके हम देख सकते हैं। और बजट प्लानिंग एंड कॉस्ट फोरकास्टिंग, हम पहले से बजट कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, या कॉस्ट जो पड़ेगा उसका एक अलग भी मतलब पहले से एक फोरकास्ट कर सकते हैं कि कितना कॉस्टिंग पड़ सकता है कोई चीज बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, ये बेनिफिट मिलता है डिसीजन मेकिंग के लिए, मैनेजमेंट को ऐसे हेल्प करते हैं ओवरहेड एनालिसिस। क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट हम चलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड। ओवरहेड को किस तरह से हमने क्लासिफाई किए हैं, अलग अलग बेसिस में हमने ओवरहेड को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किए हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। एलिमेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन, एलिमेंट के आधार पे कैसे हमने क्लासिफाई किए हैं किसको, ओवरहेड को। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है ना, दीज आर मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन बट कैनॉट डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विथ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, है ना। जो इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब होता है जो मटेरियल हम यूज तो करते हैं प्रोडक्शन में, लेकिन पर्टिकुलरली कोई प्रोडक्ट के लिए हम यूज किए हैं ऐसे नहीं कैलकुलेट किया जा सकता है, आइडेंटिफाई नहीं हो सकता है। सो यूज फॉर असिस्टेंस, मेंटेनेंस और स्मॉल कंजम्पशंस, छोटा छोटा कंजम्पशन। जैसे एग्जांपल, जैसे देखिए लुब्रिकेंट्स, कॉटन वेस्ट, क्लीनिंग सप्लाईज, नेल्स, स्मॉल टूल्स, ये सब आपका इनडायरेक्ट मटेरियल में आता है। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए बंगाली में भी है, आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट लेबर, एलिमेंट के हिसाब से हम बांट रहे हैं ना, तो इनडायरेक्ट लेबर, सो वेजेस पेड टू वर्कर हु हेल्प्स इन प्रोडक्ट, हेल्प्स द प्रोडक्शन प्रोसेस बट डू नॉट वर्क डायरेक्टली इन प्रोडक्ट, मतलब ऑन प्रोडक्ट बनाने के लिए वो डायरेक्टली खुद ही काम नहीं करते,
उसको हेल्प करता है, प्रोसेस चलाने के लिए हेल्प करता है। जैसे कि एग्जाम्पल सुपरवाइजर जो है वो खुद तो काम नहीं करते, वो सुपरवाइज करते, वो हेल्प करते हैं। जो क्लीनर से जो साफ सफाई का काम करते हैं, या सिक्योरिटी गार्ड जो है, कोई इंस्पेक्टर से, ये लोग क्या डायरेक्टली इन्वॉल्व तो नहीं है प्रोडक्शन के साथ, लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेस को स्मूथ चलाने के लिए इनका जरूरत है। ठीक है भाई, क्लियर है, समझ में आया? नेक्स्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस दैट आर नाइदर मटेरियल नॉर लेबर बट स्टिल नेसेसरी। लेबर का भी कॉस्ट नहीं है, मटेरियल का भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक्सपेंसेस जरूरी है। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे कि जो कि प्रोडक्शन स्मूथ चलाने के लिए चाहिए भी उसको, जैसे रेंट हो गया, है ना, जैसे फैक्ट्री रेंट हो गया, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरीज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, प्रिंटिंग, टेलीफोन बिल, ये सब आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आता है, जो कि ये भी ओवरहेड के अंदर ही पड़ता है। क्लियर है? तो तीन, एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर है, समझ में आ गया? नाउ फंक्शन के आधार पे, फंक्शन बेस्ड क्लासिफिकेशन, फंक्शन के हिसाब से, है ना, काम के हिसाब से किस तरह से हमने उसको अलग किए हैं ओवरहेड को। चलिए देखते हैं करके। आपको आइडिया है इसके बारे में, क्योंकि आप लोग पहले क्लास 11 में कॉस्ट शीट बनाए हैं। अब देखिए कॉस्ट शीट में भी ऐसे ही हम लोग कॉस्ट शीट में अलग अलग करके ओवरहेड को बांटे थे। तो देखिए इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्शन ओवरहेड, ठीक है, प्रोडक्शन ओवरहेड, इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड इनसाइड द फैक्ट्री ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जब चलता है फैक्ट्री के अंदर, तो फैक्ट्री के डायरेक्ट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन बाकी फैक्ट्री चलाने के लिए कुछ फैक्ट्री के अंदर कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट हम लोग बेयर करते हैं, जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड, और कभी कभार फैक्ट्री ओवरहेड भी बोल सकते हैं। जैसे कि फैक्ट्री रेंट हो गया, फैक्ट्री लाइटिंग हो गया, मशीनरीज रिपेयर हो गया, सुपरविजन सुपरवाइजर सैलरी हो गया, ये आपका प्रोडक्शन ओवरहेड में आता है। ठीक है भाई, ঠিক है, ঠিক আছে। বাংলায় নিচে দেওয়া আছে, তোমরা বাংলাগুলো লিখে নিতে পারো, বাংলায় দেওয়া আছে। নেক্সট, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड टू रन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। ऑफिस का एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन चलाने के लिए जो खर्चा हम करते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, मतलब प्रोडक्शन चलाने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जो कि ऑफिस का खर्चा है। ठीक है, फैक्ट्री के अंदर ये खर्चा नहीं है, जो ऑफिस हमने बनाया ऑफिस के लिए जो खर्चा है, जैसे कि ऑफिस रेंट हो गया, स्टेशनरी हो गया, ऑफिस स्टाफ सैलरीज हो गया, और इंटरनेट बिल हो गया। ठीक है, क्लियर? ठीक है, ये सब आपका ऑफिस ओवरहेड में आता है। नेक्स्ट देखिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, cost associated with selling, marketing and delivering products। कॉस्ट जो एसोसिएट है सेल के लिए या मार्केटिंग के लिए या डिलीवरी करने के लिए जो खर्चा हम करते हैं, उसको लाते हैं हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर। ठीक है भाई, समझ में आया? क्लियर? एग्जाम्पल जैसे एडवर्टाइजमेंट हो गया, सेल्समैन सैलरी हो गया, कैरेज आउटवर्ड हो गया, ये आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर आता है। सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन, बिहेवियर बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन, मतलब इसका आचरण के हिसाब से किस तरह से हमने इसको डिवाइड किए हैं, ये सब आपने ऑलरेडी पढ़ा है क्लास 11 में, फिर भी आपको क्लियर कर दे रहे हैं, अभी यहां पे भी चाहिए होगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड क्या होता है? रिमेन कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ आउटपुट। आपका प्रोडक्शन बढ़ा घटा नहीं किए प्रोडक्शन, फिर भी आपको वो खर्चा करना ही पड़ता है, तो उसको बोलते हैं फिक्स्ड ओवरहेड। आपने प्रोडक्शन बढ़ा दी, खर्चा सेम रहा, प्रोडक्शन घटा दी, सेम खर्चा रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। जैसे कि आपका रेंट, अगर आप कोई रेंट, मतलब रेंट पे जो फैक्ट्री का जो रेंट है, वो रेंट आपका जितना देना है आपको देना ही पड़ेगा, 10,000, 20,000, 1 लाख, आपका प्रोडक्शन हो या ना हो आपको उतना ही देना पड़ेगा। ठीक है भाई। मैनेजर सैलरी, इंश्योरेंस, ये आपका फिक्स है, फिक्स देना पड़ता है, ये प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है वेरिएबल ओवरहेड, परिवर्तनशील ओवरहेड। तो वेरिएबल ओवरहेड क्या होता है? चेंजेस डायरेक्टली विथ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जैसे चेंज होगा कॉस्ट भी चेंज हो जाएगा। खासतौर से प्रोडक्शन जिस प्रोपोर्शन में चेंज होगा, खर्चा भी, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो भी सेम प्रोपोर्शन में चेंज
होता है। जैसे कि मान लीजिए प्रोडक्शन हमने डबल कर दिए हैं तो वेरिएबल कॉस्ट भी जितना था पहले उससे डबल ही हो जाएगा। अगर ट्रिपल कर दिए प्रोडक्शन तो ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रोडक्शन आधा कर दिया खर्चा भी आपका वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आधा हो जाएगा। तो इसका मतलब है सेम प्रोपोर्शन में, अगर प्रोडक्शन के चेंजेस के साथ सेम प्रोपोर्शन में जो खर्चा जो कॉस्ट चेंज होता है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल ओवरहेड। मतलब जो ओवरहेड चेंजेस होता है उसको बोलते हैं वेरिएबल ओवरहेड। जैसे कि पावर हो गया, इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया, ये आपका वेरिएबल ओवरहेड के अंदर आता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है सेमी वेरिएबल ओवरहेड। ये क्या होता है? कंटेंट्स बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट। इसके अंदर कुछ पार्ट फिक्स रहता है और कुछ पार्ट आपका वेरिएबल होता है। मतलब कुछ अमाउंट तक फिक्स रहेगा, फिर उसके बाद आप जितना ज्यादा खर्चा करेंगे, जितना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, वो खर्चा बढ़ता जाएगा। इसका एक एग्जांपल आपको जैसे दे सकते हैं टेलीफोन बिल। टेलीफोन बिल आपको क्या होता है, मंथली एक फिक्स है, इतना अमाउंट आपको देना पड़ेगा, इसके अंदर जो जो फैसिलिटी देना देगा। अगर इससे ज्यादा आपने इसको यूज कर लिए हैं तो फिर एक्स्ट्रा करके बिल आपके साथ जोड़ता रहेगा। तो इसलिए कुछ पार्ट फिक्स है और कुछ पार्ट इसका वेरिएबल है। और क्या है, मशीन मेंटेनेंस। मशीन को अगर ज्यादा आप काम करवाएंगे, एक तो आपको इतना खर्चा पड़ेगा ही, ज्यादा मशीन को आप यूज करेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, मशीन को ज्यादा मतलब यूज करेंगे तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा खर्चा आपको बेयर करना पड़ेगा मेंटेनेंस के लिए। क्लियर है भाई? तो ये होता है सेमी वेरिएबल ओवरहेड। क्लियर? चलिए और आगे बढ़ते हैं। नाउ आता है डिस्टिंक्शन बिटवीन ओवरहेड एंड प्राइम कॉस्ट। ओवरहेड और प्राइम कॉस्ट के आधार पे क्या डिफरेंस है? एक्चुअली प्राइम कॉस्ट का मतलब डायरेक्ट कॉस्ट, वो पूरा डायरेक्ट जितना प्रोडक्शन के लिए खर्चा होता है वही है आपका प्राइम कॉस्ट। ओवरहेड जो इनडायरेक्टली खर्चा होता है, जो कि प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं। ये चार्ट हमने बना दिए हैं थोड़ा बहुत चार्ट की तरह। जैसे कि नेचर क्या है इसका, ये इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है। कंपोनेंट्स के हिसाब से इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। और यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल, लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। सीधी सी बात है, मतलब ये इनडायरेक्ट ये डायरेक्ट है। ट्रेसेबिलिटी, कैनॉट बी ट्रेस्ड। आप ओवरहेड किसके लिए खर्चा हुआ है ट्रेस नहीं कर सकते, लेकिन ये कैन बी ट्रेस्ड। मतलब ये प्राइम कॉस्ट किसके लिए हमने खर्चा किए ये समझ में आएगा, आपको पता चलेगा। कंट्रोल बहुत हार्ड है, इसको कंट्रोल करना बहुत हार्ड है, क्योंकि डायरेक्टली आपको नहीं पता ना किसके लिए खर्चा हो रहा है। लेकिन प्राइम कॉस्ट को आप इजीली मतलब कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि किसके लिए प्रोडक्ट यूज कर, किसके लिए मटेरियल यूज हो रहा है, किसके लिए लेबर काम कर रहा है, वो तो समझ में आपको आएगा कोई प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट के लिए। तो इसको आप कंट्रोल में या काबू में रख सकते हैं। क्लियर है भाई? ये है, हम शॉर्ट में इसका डिफरेंशिएट करके दिए हैं आपको। चलिए और आगे बढ़ते हैं, असली जगह पे हम चलते हैं, क्योंकि यही मेन मैटर है। इसमें से वो साम्स आएगा, उसके लिए फिर हमें देखना पड़ेगा कैसे साम्स को करे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट अमंग डिपार्टमेंट्स। ये जो कॉस्ट जो अभी आपने बोला है, जो ओवरहेड कॉस्ट है, ये ओवरहेड कॉस्ट तो टोटल एक साथ आता है। ये आपको अगर एक कंपनी अलग अलग डिपार्टमेंट काम हो रहा है और टोटल एक साथ खर्चा हो रहा है, तो उसको किस तरह से हम डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करें, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि टोटल कॉस्ट एक साथ, जैसे मान लीजिए फैक्ट्री का रेंट, तो फैक्ट्री का रेंट एक साथ आपके पास आएगा, खर्चा आपको एक साथ करना है। लेकिन इस फैक्ट्री के अंदर आप मान लीजिए कि तीन डिपार्टमेंट आपका PQR 3 डिपार्टमेंट में काम हो रहा है, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम हो रहा है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में आप कैसे ये एक साथ जो खर्चा आपने किए कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो आपको यहाँ पे करना है। तो कैसे करेंगे? इस तरह से बहुत सारे खर्चा है जो कॉमन है, मतलब जो आपका ओवरहेड खर्चा है वो किस तरह से हम अलग अलग डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करें, वो हम आप देखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब क्या है कॉन्सेप्ट, ओवरहेड आर डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या करते हैं, ओवरहेड आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू हाउ मच बेनिफिट ईच डिपार्टमेंट रिसीव्स। एक्चुअली इसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट ज्यादा बेनिफिट मिला उसको ज्यादा खर्चा उसके ऊपर डालेंगे, जो कम बेनिफिट मिला जिसको उसके लिए कम हम खर्चा डालेंगे उसके अंदर। तो उसका प्रॉपर रेशियोज वगैरह होगा, बेसिस होगा, उस हिसाब से हम करेंगे। तो देखते हैं आगे। नाउ क्वेश्चन इज दैट एलोकेशन वर्सेस एपोर्शनमेंट। ये एलोकेशन का क्या मतलब है, एपोर्शनमेंट का क्या मतलब होता है, चलिए देखते हैं।
तो एलोकेशन का मतलब क्या होता है कि व्हेन एंटायर कॉस्ट क्लियरली बिलोंग टू वन डिपार्टमेंट, एक ही डिपार्टमेंट का पूरा खर्चा होता है तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलोकेशन। ठीक है भाई, जैसे कि फैक्ट्री मैनेजर सैलरी ओनली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएगा, है कि नहीं, फैक्ट्री मैनेजर को सैलरी हो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डालना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाउ एपोर्शनमेंट का क्या मतलब होता है? व्हेन एन एक्सपेंसेस बेनिफिट्स मल्टीपल डिपार्टमेंट एंड मस्ट बी डिवाइडेड ऑन एन एप्रोप्रिएट बेसिस। जब खर्चा मल्टीपल डिपार्टमेंट के आपस में बांटना है, क्योंकि वो एपोर्शन करना है, एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में सबको डालना है, तो इस तरह का जो एक्सपेंसेस इसको जैसे डालते हैं, तो ये तरीका जो है, ये डिवाइड करने का जो तरीका है, इसी को हम बोलते हैं एपोर्शनमेंट। ठीक है, जो अभी हम करने वाले हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको जानना बहुत जरूरी है, आपको याद रखना है, इसी के आधार पे ही आपको खर्चा को बांटना पड़ेगा। लगभग एक समरी आपको बना के हमने दिए हैं, ये है आपका मतलब इसी के आधार पे ही आपको ये बांटना है। चलिए देखते हैं कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, रेंट, जो फैक्ट्री रेंट, उसको किस तरह से हम बांटेंगे, उसका बेसिस क्या होगा? फैक्ट्री रेंट के लिए बेसिस होगा फ्लोर एरिया, क्योंकि मोर एरिया मीन्स मोर यूसेज होगा, तो मोर मतलब उसमें खर्चा ज्यादा डालना पड़ेगा। लाइटिंग, लाइट पॉइंट्स के ऊपर होगा, कभी कभार अगर लाइट पॉइंट्स नहीं मेंशन रहेगा तो हम फ्लोर एरिया के ऊपर भी दे सकते हैं। मोर लाइट, मोर इलेक्ट्रिसिटी, तो चार्ज ऐसे ही करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन इन जनरली एसेट वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, कितना एसेट्स है, एसेट का कितना वैल्यू उसके ऊपर ही होगा। कभी कभार अगर ये मेंशन नहीं रहेगा तो मशीन आवर के ऊपर भी हम डाल सकते हैं। जैसे कॉस्टलियर एसेट्स डिप्रिशिएट मोर, जितना ज्यादा कॉस्ट होगा उसका मतलब ज्यादा डिप्रिशिएशन होगा। पावर इन जनरली एचपी एंड मशीन आवर के ऊपर डिपेंड करके खर्चा होता है, इसी के आधार पे हम उसको बांटेंगे। हायर एचपी कंज्यूम्स मोर पावर, आपको पता है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस इन जनरली वैल्यू ऑफ एसेट के ऊपर होता है, एसेट का जितना वैल्यू है उसके ऊपर आपका इंश्योरेंस बनेगा। हाई वैल्यू एसेट्स मीन्स नीड ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए होगा तो इंश्योरेंस भी ज्यादा उसके ऊपर चार्ज होगा। रिपेयर्स, जनरली मशीन आवर के ऊपर रिपेयर्स चार्ज होता है। मोर यूज मीन्स मोर रिपेयर करना पड़ेगा, ज्यादा रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये है लगभग इस आधार पे ही आपको ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है करना है आपको, ये मेन बेसिस है। ज्यादातर हमने मतलब जो मैक्सिमम आपका जो सिलेबस में उसमें जो आ सकते हैं उसी के आधार पे ही हमने ये चार्ट बनाए हैं। इसको आपको कॉपी करके रखना है, बिल्कुल इसको कॉपी कीजिए और अपने तरीके से याद रखिए। साम्स में आपको हो सकता है ना मेंशन करे कौन सा चीज किसके आधार पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो आपको याद रखना है और उसी के आधार पे आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ठीक है भाई, क्लियर, समझ में आया, सबको क्लियर हुआ है? तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम कुछ प्रॉब्लम लिए हैं आपके लिए, कुछ प्रॉब्लम हमने यहाँ पे देखिए स्क्रीन में लिए हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट करके आपको दिखाने वाले हैं। कुछ खर्चा हमने लिए हैं और उसको कैसे बांटेंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो अभी आपको हम दिखाने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए प्रॉब्लम देख लीजिए आप। प्रॉब्लम में क्या बोला गया? द फॉलोइंग ओवरहेड्स वर इनकर्ड बाय अ फैक्ट्री हैविंग 3 डिपार्टमेंट, इसमें 3 डिपार्टमेंट है, ए एंड बी है, हो गया आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एंड एस हो गया आपका सब सर्विस डिपार्टमेंट। तो इसमें खर्चा आपको बता दिया गया है। रेंट एंड रेट्स 48,000, लाइटिंग 12,000, इनडायरेक्ट लेबर है आपका 30,000, डेप्रिसिएशन 18,000। तो बेसिस क्या होगा? बेसिस ऑफ एलोकेशन भी आपको दे दिया गया है। बेसिस ऑफ एलोकेशन देखिए, फ्लोर एरिया, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, नंबर ऑफ वर्कर्स एंड वैल्यू ऑफ मशीनरी आपको दे दिए गए हैं। तो इसको आपको क्या करना है, आपको एक समरी मतलब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाना है, तो वो बनाना है आपको। इसके आधार पे आपके 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। चलिए कैसे हम इसको बांटेंगे आपको दिखाते हैं। फिर अभी हम क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर बना लेंगे। आप भी अपना कॉपी में हम जैसे स्ट्रक्चर बना रहे हैं आप भी बना लीजिए, तो फिर इजी हो जाएगा, जल्दी जल्दी हम कर पाएंगे। हमारे साथ साथ आप भी कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए स्ट्रक्चर बना लेते हैं।
तो थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, जरूरत भी नहीं है। बेसिस और अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं। टोटल, फिर इसको बांट देते हैं। ठीक है, ऐसे हमने स्ट्रक्चर बना लिया। आप भी अपना कॉपी में ऐसे स्ट्रक्चर बना लीजिए। फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं क्या लिखना चाहिए। ठीक है, चलिए, ये है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये हो गया सर्विस डिपार्टमेंट। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट, ये हो गया ए बी, क्या नाम था देख लेते हैं, ए बी एंड एस, सर्विस डिपार्टमेंट को एस बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पे टोटल करेंगे, टोटल अमाउंट यहां लेंगे और इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये हो गया बेसिस ऑफ एलोकेशन, बेसिस ऑफ एलोकेशन। ठीक है, और ये हो गया आपका आइटम। ठीक है, आइटम, आइटम ऑफ ओवरहेड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। ठीक है भाई, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। ये हमने स्ट्रक्चर बना लिए हैं, एक एक करके आइटम लिखेंगे और करते रहेंगे। चलिए पहले देख लेते हैं क्या आइटम है। पहले आपके पास क्या है, रेंट है। ठीक है, पहले है रेंट, पहले आपके पास रेंट है। तो रेंट कितना है, 48,000। तो नंबर वन में आएगा आपका रेंट। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए, पहले रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस, रेट्स, रेंट एंड रेट्स है शायद, रेंट एंड रेट्स, सॉरी, रेंट एंड रेट्स। ठीक है, रेंट एंड रेट्स। अब इसमें रेंट एंड रेट्स के लिए बेसिस क्या है, फ्लोर एरिया होना चाहिए, फ्लोर एरिया होगा। तो रेंट एंड रेट्स का जो बेसिस होगा फ्लोर एरिया होगा। तो फ्लोर एरिया का रेशियो क्या होगा, देखिए 600, 400, 200। अब दिखा देते हैं कैसे आएगा। जैसे कि 600, 400, 200, इसको रेशियो बनाएंगे हम। तो क्या रेशियो निकल के आएगा, देखिए 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब सबको 0 हटा दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 3:2:1 आ रहा है कि नहीं। अच्छा, इसको नीचे लिख देते हैं आपके हेल्प के लिए। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, 3:2:1। ठीक है, हमने करके दिखा दिया आपको रेशियोज को। तो 3:2:1, तो 3:2:1 के आधार पे आपको बांटना है। कितना अमाउंट है टोटल, 48,000 है। तो पहले हम यहां लिखेंगे 48,000। भाई इसको बांटेंगे तीनों में, 3, 2, 1 में। 3 + 2, 5 + 1 कितना हुआ, 6 हुआ। तो 6 से डिवाइड करेंगे 48,000 को, 6 से डिवाइड करेंगे 48,000, 48,000 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो 8,000 आएगा। तो 8 इंटू पहले आएगा 3, तो इसका मतलब है पहले आएगा 24,000। अरे क्या हो गया, 24,000, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 24,000। तो देखिए यहां पे आएगा 24,000 ए में,
बी में आएगा 8 इंटू 2 मतलब 16,000 आएगा। समझ में आया ना कैसे किया हमने, एक प्रोपोर्शन में डाटा इस 48,000 को, और 1 मतलब 8,000। अब देखिए जोड़ के आपका 8,000, 16,000, 24,000 जोड़ेंगे आपका 48,000 आएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं दूसरा आइटम। दूसरा आइटम क्या है, लाइटिंग। लाइटिंग 12,000। चलिए नंबर 2 लाइटिंग कितना है, 12,000 है। तो इसका जो प्रोपोर्शन होगा कौन सा प्रोपोर्शन में होना चाहिए, इसमें देखिए आपको दे दिए गए हैं नंबर ऑफ लाइट पॉइंट, तो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स का प्रोपोर्शन में करना है। तो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स कितना कितना है, इसमें है 12, 10, 8। ठीक है, लिख के पहले लिख लेते हैं, बस बाद में दिखा देते हैं आपको। 12 कितना है, 12, 10, 8, 12, 10, 8। अगर इस रेशियो को हम बांटेंगे तो कितना आएगा, रेशियो क्या होगा, अगर हम इसको 2 से काट देंगे तो 6, 5 और कितना होगा 4। ठीक है, 6, 5 एंड 4 हमने 2 से काट दिया सबको, तो कितना है 6:5:4। तो 6:5:4 तो कितना होगा 6, 4, 10, 5, 15। तो एक काम करते हैं 12,000 को हम 15 से डिवाइड कर देते हैं, तो आया 800। ठीक है, इंटू कितना है पहले 6, तो पहले हो जाएगा 4,800, बाद में है 5 तो ये हो जाएगा 4,000, और बाद में है 4, 3,200। अब देखिए जोड़ के 4,800 प्लस 4,800 प्लस 4,000 प्लस 3,200, 12,000। ठीक है, ऐसे आपको बांटना है। बहुत इजी है, इतना कुछ टफ नहीं है, आप टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इतना टफ नहीं है। एक साम्स तो जरूर आएगा यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन में जरूर एक साम्स आपको मिल जाएगा। लाइट पॉइंट्स के लिए हो गया ये। नेक्स्ट आता है लाइटिंग का हो गया। अब इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर किसके आधार पे होगा, नंबर ऑफ वर्कर के आधार पे होगा। तो कितना है आपका इनडायरेक्ट लेबर, 30,000। तो यहां लिखते हैं नंबर 3 में, नंबर 3 इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है, इनडायरेक्ट लेबर बेसिस क्या होगा, बेसिस क्या होगा, नंबर ऑफ वर्कर। तो नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर का प्रोपोर्शन क्या है, देखिए 20, 15, 10। तो यहां पे रेशियो में बनाएंगे 20:15:10। तो इसका प्रोपोर्शन बनाएंगे, कितना आएगा, देखिए 5 से काट दीजिए, 5 में 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, फिर यहाँ 3 आएगा और यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, 5, 4, 20, 5, 3, 15, 5, 2, 10। तो मतलब 4:3:2। अमाउंट कितना है, अमाउंट देखिए कितना है, 30,000 है, 30,000 अमाउंट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 30,000 टोटल में। इस 30,000 को 4:3:2 में आपको बांटना पड़ेगा। तो 30,000 को 4:3:2 मतलब कितना है, देखिए 5, 3, 2, 5, 4, 9। अरे भाई फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन में आ गया। चलिए कोई बात नहीं, 30,000 है ना इसमें, हाँ 30,000 है, 4, 3, 2। ठीक है, 4, 3, 7, 2, 9। 30,000 को 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। 30,000 बड़ी फ्रैक्शन में आएगा, डिवाइड बाय 9। तो 3 करके आएगा 3,333 इंटू हम 4 कर देंगे तो 13,333, ये आएगा 13,333 डिवाइड बाय 4 इंटू 2 करेंगे 6,667। ठीक है,
और बाकी जो है माइनस करके कर देते हैं, है ना। बाकी आप देखिए 30,000 से -1333 माइनस 66 अरे गड़बड़ हुआ 13,133 इंटू 3 होगा ना 3 13,133 डिवाइड बाई 4 इंटू 3, तो ये आपका ये हो जाएगा 9,999, मतलब इसको हम कर देंगे 10,000, ठीक है। इसका कर देंगे 10,000 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 करेंगे तो आ जाएगा 6667, ये आएगा 6667, ठीक है। क्लियर, समझ में आया, दिख रहा है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्या बचा है, नेक्स्ट है आपका डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन वैल्यू ऑफ मशीनरी के ऊपर होगा। डेप्रीसिएशन कितना है 18,000। तो नंबर 4 में डेप्रीसिएशन, ठीक है, नंबर 4 में आएगा डेप्रीसिएशन। इसका आधार क्या होगा, वैल्यू ऑफ मशीनरी, ठीक है भाई। वैल्यू ऑफ मशीनरी का देखिए कितना कितना है, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 3 2 1, मतलब 3 लाख इज टू 2 लाख इज टू 1 लाख। तो इसका मतलब है रेशियो बन गया आपका 3:2:1, ठीक है ना। 3:2:1 में बांटना है। कितना अमाउंट है भाई, डेप्रीशिएशन 18,000 है, तो यहां लिखते हैं 18,000 टोटल में। तो 18,000 को बांटना है आपको 3:1 में। 3 2 5 1 6 से डिवाइड करेंगे 3 9,000, ये हो जाएगा 9,000, ये हो जाएगा 6,000 और ये हो जाएगा 3,000, ठीक है भाई। हमने बांट दिया सब कुछ और कोई बाकी नहीं है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे और बैलेंस निकाल देंगे। बैलेंस मतलब बैलेंस नहीं निकलेगा, टोटल कर देंगे आप, ठीक है। टोटल करके लिखेंगे। चलिए टोटल कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल कॉलम वाला टोटल कर देते हैं। प्लस 12,000 प्लस 30,000 प्लस 18,000, ये आ गया आपका 108 आएगा आपका 108,000, ठीक है। अब इसका जोड़ते हैं 24,000 प्लस 4,800 प्लस 13333 प्लस 9,000, ये आ गया 51,133 और ये हो गया 16,000 प्लस 4,000 प्लस 10,000 प्लस 6,000, तो 36,000, ठीक है। और लास्ट में इसका 8,000 प्लस 3200 प्लस 6667 प्लस 3,000, ठीक है। ये आ गया 20867, ठीक है भाई। ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। यहां लिख देंगे टोटल, ठीक है। ये आपका टोटल आ गया, ये आपका सम खत्म हो गया, ठीक है भाई। इस तरह से आपको सम्स करना है। ऐसे सम्स आपका एग्जाम में जरूर आएगा, है ना। ऐसे सम्स 3 मार्क्स में
या 5 मार्क्स में जो भी है आपके एग्जाम में जरूर आने वाले हैं। तो इसलिए आपको ऐसे सम्स बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कुछ सम्स और भी हम लेके रखे हैं, आप इनको ना स्क्रीनशॉट कर लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हमने कुछ सम्स आपके लिए और भी रखे हैं, ऐसे प्रॉब्लम और भी हमने लिए हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जैसे प्रॉब्लम नंबर 2 आप खुद से ट्राई करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको आपको करके दिखाएंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एक प्रॉब्लम है और एक प्रॉब्लम जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, और एक प्रॉब्लम ये है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, देख लीजिए आप, ठीक है। तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आपका होमवर्क की तरह काम करेगा। हम नेक्स्ट इसका जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपको ये सॉल्व करके दिखा देंगे, तो आप मैच करवा लेना आपके साथ, ठीक है ना भाई। तो ये आपको प्रैक्टिस के लिए हमने 2 सम्स दे दिए हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसका 2 सम हमने प्रैक्टिस के लिए आपको दिए हैं, ये 2 सम्स आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम अगले वीडियो में इसको सॉल्व करके आपको देंगे, तो आप अपना आपके जो सॉल्यूशन है उसके साथ आप मैच कर लेंगे, ठीक है भाई। समझ में आया, क्लियर हुआ। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको हमारे साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में भी पढ़ाई करना है। तो इसलिए इस वीडियो को आपको क्या करना है, इस वीडियो को आपको शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है, और साथ साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल आपके दरवाजे में आ गए हैं। अभी बिल्कुल जैसे कि नए साल अब शुरुआत हो रहा है, कल से नए साल स्टार्ट हो रहा है, और नए उमंग से आप पढ़ाई भी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके हाथ में जस्ट 1 महीना ही आपके हाथ में बाकी है लगभग। इसके बाद आपका सेम 4 एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है। और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, बिना कैलकुलेटर से आपको हिसाब किताब करना पड़ेगा। आप बोलेंगे आप क्यों यूज कर रहे हैं, हम थोड़ा जल्दी आपको वीडियो कंप्लीट करने के लिए हमने किए, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, बिना कैलकुलेटर से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे जल्दी, टाइम चला जाएगा आपका, कम समय में आपको खत्म करना है। तो इसलिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, कॉस्ट टैक्स भी कीजिए, साथ साथ में अकाउंट्स तो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अकाउंट से बहुत बच्चे को अभी भी दिक्कत है, क्योंकि कम टाइम है, सिलेबस इतना बड़ा है, इसलिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते रहिए और अच्छा रिजल्ट कीजिए, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको जो 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने दिए हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए, और हम नेक्स्ट वीडियो में ये 2 प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं।